हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे जो बिहार जीके जीएस की सीरीज चल रही थी, इसमें एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और आज जो है हमारे बचे हुए क्वेश्चन जो हिस्ट्री के हमारे बचे हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने जो है विभिन्न क्लासेज के माध्यम से, अलग अलग क्लासेस के माध्यम से लगभग जो है 770 जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लगभग 770 सवाल हमने जो है बिहार के इतिहास से केवल वो है जो सॉल्व किया है। इसके अलावा आज की हमारी एक इतिहास की जो है आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद जो है हमारा इतिहास का जो है पोर्शन ख़त्म होने वाला है और जो है आगे फिर हम बिहार की ज्योग्राफी से आपके जो है क्लासेज लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपका एक सेशन में हम लगभग 100 प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ा सा जुकाम की वजह से क्लासेस कभी कभी इंटरप्ट हो जाती हैं। जैसे ही स्वास्थ्य सही हो जाएगा, मैं लगातार आप सभी के लिए क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। मैं जल्द ही आपके लिए यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं उसकी भी सीरीज लेने वाला हूँ, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा पॉलिटी, आप सभी को जो है सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशली जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ही नहीं, बल्कि जो है बिहार के विभिन्न एग्जाम जैसे एईडीओ, बिहार पुलिस और जो है अन्य एग्जाम जो बिहार में होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर लगातार आपको बायोलॉजी की एलटी ग्रेड और जीएस की जो है आपको क्लासेस देखने को मिल रही होंगी। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, हम अपना जो है सेशन शुरू करते हैं। और हमारे सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम किस स्थान पर और किससे मिले। देखिए, गृह त्याग करने पर बुद्ध जो है ये सर्वप्रथम किस स्थान पर गए और किससे मिले थे। तो घर अपना छोड़ने के बाद ये ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ गए थे, तो ये जो है वैशाली गए थे। और वैशाली गए थे और वहाँ किससे मिले थे, तो ये आलार कलाम से मिले थे। याद रखिएगा, आलार कलाम से मिले थे। तो इसीलिए इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ये वैशाली के निकट। और आलार कलाम से जो है इन्होंने सांख्य दर्शन एक सीखा था। और आलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने अपनी शिक्षाएं भी बुद्ध को दी थी। और बुद्ध कुछ दिनों तक इन्हीं के पास रहे थे, इनका शिष्य बनकर, और इनसे जो है शिक्षाएं ग्रहण की थी। तो पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, आप सभी लोग जानते हैं कि पहला उपदेश इन्होंने जो है बोध गया, ठीक है, वर्तमान जो बोध गया है वहाँ से बुद्ध जी ने जो है सारनाथ आकर अपना जो है पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। और वहाँ से जो है ये आए थे सारनाथ, और सारनाथ आकर अपना जो है पांच ब्राह्मण सन्यासी थे, इनको जो है इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश दिया था। इसके जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी विकल्प। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला अपना जो है प्रवचन दिया था या उपदेश दिया था। देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है, इसको भी देख लीजिएगा। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, सर्वप्रथम जो है बुद्ध ने दो शूद्रों, तपस्सु और मल्लिक नामक, जो या मल्लिक या भल्लिक लिखा जाता है कहीं कहीं, इसको जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। अगला सवाल देखिए, 773 नंबर का सवाल कि जब बुद्ध राजगृह गए तो किस शासक ने उनका स्वागत किया था। जब ये राजगृह या राजगीर आए थे तो इनका जो है स्वागत कौन से शासक ने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उस टाइम पर जो है बिंबिसार वहाँ का शासक था। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को कौन सा विहार भेंट में दिया। वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को कौन सा जो है विहार जो है भेंट में दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा, वैशाली के जो लिच्छवी थे उन्होंने जो है उनके ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में वैशाली में आमंत्रित किया और उन्होंने वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया। और इसके बाद एक कूटाग्रशाला नाम का जो विहार है, इन्होंने इनको जो है भेंट कर दिया था लिच्छवियों ने। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा, पहला विकल्प। अगला सवाल देखिए, बुद्ध के संघ की प्रथम महिला बिछुड़ी कौन थी। तो बुद्ध के जो संघ की प्रथम महिला जो बिछुड़ी थी ये कौन थी, तो ये प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी माता थी। याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रजापति गौतमी बुद्ध के संघ की जो है प्रथम महिला बिछुड़ी थी। उन्होंने ही महिलाओं के लिए बौद्ध संघ में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। और प्रजापति गौतमी जो है बुद्ध की मौसी, मतलब माता की बहन, या हम कह सकते हैं मतलब नॉर्मली भाषा में उनकी माँ ही कहा जाता है, ये सौतेली माता थी उनकी। और उनकी माता जो है माया या महामाया की मृत्यु के बाद उन्होंने सिद्धार्थ जो थे
जो जिससे बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, इनका जो है पालन पोषण किया था। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी माँ ही जो थी वो पहली भी छुड़ी थी। तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए थे, कौन से स्थान पर दिए थे? ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पर सबसे जो है अपने जीवन के सबसे ज़्यादा समय भी इन्होंने यहीं पे बिताए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश भी यहीं पे दिए थे। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बुद्ध ने कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए, और जब बुद्ध अपनी ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष जो है श्रावस्ती पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ अंगुलीमाल नामक एक डाकू को अपना शिष्य बना लिया था। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न क्या है ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उनका नाम है बौद्ध धर्म और संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म और संघ, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि मतलब सबको एक दृष्टि से देखना और अपनी दृष्टि जो है वो सही रखना। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा उसका जो देखिए 4 आर्य सत्य जो बताए गए हैं उनका अनुसरण करते हुए अपनी दृष्टि जो है वो यथार्थ रखना। तो ये विकल्प इसका सही सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्म, ये सभी जो है आपका 4 आर्य सत्य जो है ये माने गए हैं। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब इन्होंने देखिए अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से आते हैं? देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति राग और सम्यक समाधि, ये सभी जो है अष्टांगिक मार्ग हैं। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के कंचन त्यागशील सिद्धांत में किसका त्याग करने की बात कही गई है? बौद्ध धर्म के कंचनशील त्याग सिद्धांत में किसका जो है किसकी देह त्याग करने की बात की गई है ये आपको बताना है। तो शील सिद्धांत में कंचन यानी सोना का त्याग करने की बात की गई है। ठीक है, कंचन यानी सोना। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बौद्ध दर्शन का शून्यतावाद सिद्धांत क्या मानता है? बौद्ध दर्शन का जो है शून्यतावाद सिद्धांत जो है क्या मानता है ये आपको बताना है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका जवाब जो 780 नंबर का सवाल है इसका जवाब हो जाएगा आपका संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ जो है ये सत्ताहीन है। संसार की जो है समस्त वस्तुएं या पदार्थ जो है ये सत्ताहीन है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों को कितनी जगहों पर भेजा गया? उनके अस्थि अवशेषों को जो है कितनी जगह पर भेजा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 जगह पे। ठीक है, 8 जगह पे भेजा गया था। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 जगह कौन कौन से थी ये भी देख लीजिए। अब देखिए विदेश की बात नहीं हो रही, देखिए मगध, ठीक है, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और बेट द्वीप जो है ये भेजा गया था। तो यहाँ पर जो है 8 जगह इनके अवशेष भेजे गए थे। देखिए, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है किस कला शैली में हुआ है? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो है निर्माण कौन सी कला शैली में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधार शैली। ठीक है, गांधार शैली, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 783 नंबर का सवाल देखिए, बुजुर्गों का सिद्धांत के रूप में किस बौद्ध संप्रदाय को जाना जाता है? बुजुर्गों का सिद्धांत के रूप में किस बौद्ध संप्रदाय को जाना जाता है? 783 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, आपने सुना होगा हीनयान और महायान। जो बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान को ही जो है थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो थेरवाद का जो है जो बौद्ध संप्रदाय है इसको जो है बुजुर्गों का सिद्धांत भी माना जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा जिसे थेरवाद के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म का सबसे पुराना जीवित संप्रदाय है जिसे बुजुर्गों के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई और यह श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार में व्यापक रूप से प्रचलित है। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संप्रदाय कौन सा है? बौद्ध धर्म का जो है सबसे बड़ा संप्रदाय कौन सा है? हीनयान या महायान या वज्रयान, ये सभी आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसका जवाब हो जाएगा महायान। महायान जो है ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संप्रदाय है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये शाखा जो है सभी प्राणियों के लाभ और करुणा के और आत्मज्ञान पर जोर देती है। इस शाखा का तर्क है कोई भी बुद्ध बन सकता है और आत्मज्ञान का मार्ग हर किसी के लिए खुला है। बौद्ध धर्म की यह शाखा मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और तिब्बत में प्रचलित है। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म की किस शाखा को तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है? बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को जो है तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वज्रयान। ठीक है, वज्रयान जो है ये आपका सी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए,
बौद्ध धर्म के किस पिटक को अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है? बौद्ध धर्म के जो है या बौद्ध धर्म के किस पिटक को अनुशासन की टोकरी कहा जाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम्य पिटक, ये आपको बताना है। तो विनय पिटक को जो है अनुशासन की टोकरी कहा जाता है, याद रखिएगा विनय पिटक को। ए विकल्प जो है यह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है मुख्य रूप से बिच्छुओं और जो है बिछुड़ियों के दैनिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियम बताए गए हैं। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, और इसीलिए इसको जो है अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के किस पिटक को प्रवचन की टोकरी कहा जाता है? अब जिसमें जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह होगा उसे ही तो प्रवचन की टोकरी कहेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध सम्राट धनानंद को जो है पराजित कर सिंहासन पर अधिकार किया था? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस कहानी है। ये है आपके विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त या चाणक्य, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूनानी लेखकों ने किस प्राचीन भारतीय नगर को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है? पालीब्रोथा के नाम से जो है किसको संबोधित किया है यूनानी लेखकों ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 790 नंबर का सवाल है, चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने अधिकरण शामिल हैं? तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो ये जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है, और 180 प्रकरण और जो है 6000 श्लोक इसमें शामिल है, याद रखिएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये 15 अधिकरण में विभाजित है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता भी देता हूँ, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये जो है 15 अधिकरण में, 180 प्रकरण में, और लगभग इसमें 6000 श्लोक शामिल है। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा जो है नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सैंड्रोकोटस। ठीक है, कोटस। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने तो ऐसा भी माना है कि सैंड्रोकोटस की जो था इस नाम से जो आदमी था ये जो है जब सिकंदर आया था अलेक्जेंडर, उसकी तरफ से जो है इन्होंने युद्ध किया था किससे? पोरस से। लेकिन ऐसा कहीं जो है प्रमाणित नहीं मिलता है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेखों से मौर्यकालीन बिहार की भाषा क्या ज्ञात होती है? मौर्यकालीन बिहार की भाषा क्या ज्ञात होती है? तो उस समय जो है अभिलेखों से पता चलता है कि जो है बिहार में जो है मौर्यकालीन भाषा जो थी ये पाली थी। ठीक है, पाली और अर्धमागधी। ठीक है, पाली और अर्धमागधी थी, याद रखिएगा। तो ये जो है पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प। अगला सवाल देखिए, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो अमित्रघात का जो है नाम मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए, तो शत्रुओं का नाश करने वाला या दुश्मनों का नाश करने वाला या दुश्मनों का हत्यारा। ठीक है, तो इसे जो है किसे जो है इस नाम से जाना जाता था? तो ये जो है बिंदुसार को जाना जाता था, याद रखिएगा बिंदुसार को। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और ये सवाल आपका बार बार आपके क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध में लगभग कितने भाइयों का वध किया, जैसा कि कुछ बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है? तो ऐसा कहा जाता है कि इसने जो है महाबोधि वंश का एक जो है फायुयन, चुलिन और तारानाथ जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि अशोक ने जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध में अपने 99 भाइयों का जो है वध कर दिया था। ठीक है, अपने 99 भाइयों का वध किया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध का शाक्य कहा है? ठीक है, बुद्ध शाक्य कहा है, ये आपको बताना है कौन से शिलालेख में अशोक ने अपने आप को जो है बुद्ध शाक्य कहा है। तो ये आपका हो जाएगा मास्की के जो है लघु शिलालेख में इन्होंने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं बुद्ध शाक्य कहा है, और यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाता है और उनके प्रारंभिक शासनकाल और बौद्ध धर्म के प्रति उनके झुकाव की जानकारी देता है। अगला सवाल देखिए, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए कहाँ गुफाओं का निर्माण करवाया था? ठीक है, मक्खलीपुत्र गोसाल का नाम आपने सुना होगा, ये आजीवक संप्रदाय से थे। और अशोक ने जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए जो है कहाँ पर? तो बराबर। ठीक है, बराबर कहाँ पे मिलेगा आपको? ये आपका गया में मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया था। आपसे पूछा जाता है कि बराबर की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये गया में है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कल्हड़ की किस रचना से कश्मीर के जो है
अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना और अशोक के अधिकार की जानकारी मिलती है। तो कल्हड़ के द्वारा एक रचना लिखी गई थी दोस्तों, उसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी लिखी गई है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ से जो है कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कल्हड़ द्वारा रचित जो है राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है और इस ग्रंथ में कश्मीर के विभिन्न शासकों और महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। दी गई जानकारी के अनुसार राजतरंगिणी ही वह रचना है जिससे यह ज्ञात होता है कि अशोक का कश्मीर पर अधिकार था और उन्होंने वहाँ धर्माजी बिहार में अशोकेश्वर मंदिर बनवाया था। अगला सवाल देखिए, अशोक के किस शिलालेख में उनकी बोध गया यात्रा का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में उनकी बोध गया यात्रा का जो है उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो है अष्टम शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अष्टम शिलालेख में, 8वें शिलालेख में बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है? तो कौन सा शिलालेख हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये जो है 13वां शिलालेख है। ठीक है, 13वां शिलालेख है और इसी से जो है कलिंग युद्ध का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अशोक की किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में मिलता है, जिस कारण इसे जो है रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो कौन सी रानी थी जिन्होंने जो है दान दिया था काफ़ी ज़्यादा? ठीक है, और ये दान हमेशा किया करती थी। तो याद रखिए इनका नाम है कारुआकी। ठीक है, रानी कारुआकी इनका नाम है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 801 नंबर का सवाल है कि किस स्थान पर सम्राट अशोक का निधन वर्ष जो है 232 ईसा पूर्व में हुआ था? ये आपको बताना है। तो इनका जो निधन हुआ था वो तक्षशिला में हुआ था, याद रखिएगा, तक्षशिला में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार ने किस स्तंभ के शीर्ष युक्त धर्मचक्र को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ग्रहण कर सर्वहितकारी शासक अशोक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है? तो ये आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसमें? तो आप जानते हैं सारनाथ का स्तंभ जो है यहाँ से जो है आपका लिया गया है। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? तो जो सिंह है शीर्ष युक्त है। ठीक है, आपने देखा होगा कि तीनों तरफ जो है आपको शेर दिखते हैं, तो ये जो है सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है। देखिए, नागार्जुन पहाड़ी के अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक का जो है पौत्र था? अशोक का पौत्र कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दशरथ। ठीक है, दशरथ नाम हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 804 नंबर का सवाल है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्राची नामक भाग की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? प्राची नामक भाग की राजधानी जो है निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राची नामक क्षेत्र की राजधानी जो है ये जो है पाटलिपुत्र की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र की थी, याद रखिएगा। जो प्राची नामक भाग की राजधानी जो है ये आपका पाटलिपुत्र ही थी। देखिए, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्राची नामक क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र थी और प्राची को मगध के नाम से भी जाना जाता था और इसके अंतर्गत जो है वर्तमान के उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के क्षेत्र शामिल थे और यह मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग था। अगला सवाल देखिए, 805 नंबर का सवाल है कि मौर्य काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल में जो है प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जो है चक्र के नाम से जाना जाता था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य की सप्तांग विचारधारा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? राज्य की सप्तांग विचारधारा का प्रतिपादन जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य हो जाएगा। और इनकी रचना कौन सी थी? इनको जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। अब देखिए, ये अर्थशास्त्र से नहीं संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र लिखा है तो ये इकोनॉमिक्स से नहीं है, याद रखिएगा। बहुत से लोग जो है ये समझते हैं कि नाम अर्थशास्त्र है तो ये जो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, राज्य की सप्तांग विचारधारा का प्रतिपादन जो है कौटिल्य के द्वारा किया गया, जिन्हें जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है और कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र को बताया है। अगला सवाल देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन में कितने तीर्थों का जो है प्रमुख तीर्थों या उच्चाधिकारियों का उल्लेख मिलता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
18 18 प्रमुख जो है अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत 18 प्रमुख तीर्थों का उल्लेख किया गया है। ये तीर्थ राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के उच्चाधिकारी होते थे और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का भी वर्णन मिलता है जो विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे। अगला सवाल देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों से संबंधित विभाग को किस नाम से जाना जाता था? जो गुप्तचर का विभाग था इसको जो है किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे महामात्याप सर्प। ठीक है, महामात्याप सर्प के नाम से जाना जाता था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस यूनानी ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को 7 जातियों में विभाजित किया था? किस यूनानी राजदूत ने जो है भारतीय समाज को या सामाजिक व्यवस्था को 7 जातियों में विभाजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका। देखिए यहाँ पर 7 भागों में कैसे बांटा? दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं गुप्तचर, अमात्य एवं सभासद, और इस दौरान अधिकतर लोगों का व्यवसाय जो है वो कृषि हुआ करता था। अगला सवाल देखिए, मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इन्हें जो है क्या कहा जाता था? तो इनको जो है सीता अध्यक्ष कहा जाता था। याद रखिएगा, सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मौर्य काल में शिल्पियों के संगठन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में शिल्पियों के संगठन को किस नाम से जाना जाता था? शिल्पियों का संगठन जो है ये निगम होता था, बाकी व्यापारियों का जो है संगठन जो होता था वो संघ होता था। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? निगम हो जाएगा। शिल्पियों का जो संगठन है ये निगम हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो थी पर्ण। ठीक है, पर्ण थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया आपसे एक्सप्लेनेशन में कि मौर्य की राजकीय मुद्रा पर्ण थी, सुवर्ण एवं निष्क या सोने का बना होता था। कासार्पण, पर्ण धारण चांदी का बना होता था। और ये जो तीनों है, कासार्पण, पर्ण और धारण जो है ये चांदी के बने होते थे। पर्ण जो है 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था और मासक एवं काकड़ी एक यह जो है ये तांबे का सिक्का हुआ करता था। अगला सवाल देखिए, मौर्यकालीन में वह कौन सा नगर था जो अनाज के रूप में अनाज के रूप में न लेकर सीधे नगद के रूप में वसूला जाता था? वह कौन सा कर था? देखिए मैं शहर या नगर कह दिया हूँ गलती से, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मौर्य काल में वह कौन सा कर था जो अनाज के रूप में न लेकर सीधे नगद के रूप में वसूला जाता था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका था हिरण्य नामक जो है टैक्स। ठीक है, इसको हिरण्य नामक टैक्स कहते थे, हिरण्य नाम था इसका। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मौर्य काल में जो है हिरण्य नामक कर जो है अनाज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, बल्कि इसे सीधे नगद या मुद्रा के रूप में लिया जाता था। यह राज्य के राजस्व संग्रह की एक महत्वपूर्ण विधि थी। अब देखिए, रज्जु कर भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर, परहीनक पशुओं द्वारा चराने पर लिया जाने वाला कर, हर्जाना, और शुल्क या आयातित कर। देखिए, शुल्क क्या होता था? वर्तनी सीमा पार करने पर, और आयात कर जो है ये शुल्क और आयात कर जो होता था ये वर्तनी सीमा मतलब राज्य की सीमा पार जाने वाला जो है कर होता था। जब आप कोई व्यवसाय राज्य सीमा के बाहर कर रहे हैं तो उस पर आपका ये टैक्स लगता था। अगला सवाल देखिए, बिहार से यूरोपीय कंपनियों की कौन सी व्यापारिक सामग्री प्राप्त होती थी? बिहार से यूरोपीय कंपनियों को जो है कौन सी जो है व्यापारिक सामग्री प्राप्त होती थी? तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वैसे तो अनाज भी मिलता था और वस्त्र और सोना भी मिलता था, तो इसीलिए सही हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः जो है ये शुरुआत में यहाँ पर सोरे ही मिलते थे, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है सोरा सबसे ज़्यादा मिलता था, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट भी मिलता था। और ये जो है खाद्य बारूद और जो है दवा बनाने के काम आता था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि बिहार से यूरोपीय कंपनियों को अनाज, रेशमी वस्त्र और सोरा ये सभी चीज़ें प्राप्त होती थी। सोरा जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जो मिट्टी में पाया जाता है। इसे कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता था और इसे कई तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे खाद और बारूद और सेवाएँ। अगला सवाल देखिए, 815 नंबर का सवाल है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये कौन से वेद में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 816 नंबर का सवाल है, संलेखना पद्धति द्वारा शरीर त्याग करने वाला मगध का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से जो है अपने प्राण त्याग दिए थे, मतलब खाना पीना छोड़ देना और समाधि की अवस्था में बैठकर अपने प्राणों का त्याग कर देना, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा भी गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास द्वारा अपना शरीर जो है त्याग दिया था, जिसे जैन ग्रंथों में संलेखना पद्धति कहते हैं। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में चले गए, कर्नाटक में, और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। अगला सवाल देखिए, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो वास्तविक नाम था, इसका नाम था फरीद खां, ठीक है, फरीद खां ना था, डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, फरीद खां इसका वास्तविक नाम था। अगला सवाल देखिए, बिहार में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन से थे? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, याद रखिएगा सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने दिल्ली का सिंहासन जो है प्राप्त कर लिया था? तो कौन सा युद्ध था? आप सभी लोगों को पता होगा, ये जो था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं, 1540 ईस्वी में हुआ था, तो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइएगा क्या मैंने सही कहा है कि कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं? आप बताइएगा क्या ये सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। देखिए सफा होड़ आंदोलन या सफा हरा आंदोलन जो है, इसके जो है प्रणेता कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर कहा गया है कि जो सफा होड़ आंदोलन था, इसके जो प्रणेता थे उनका नाम था लाल हेम्ब्रम, ठीक है, लाल हेम्ब्रम था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सफा होड़ आंदोलन के प्रणेता जो थे लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा थे, उन्होंने 1870 में संथाल परगना में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बौद्ध धर्म की जो है वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र कहाँ था, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 821 नंबर का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मध्यकाल में बिहार के प्रमुख फारसी शिक्षा केंद्र कौन थे? बिहार के प्रमुख जो है प्रमुख फारसी शिक्षा केंद्र, तो यहाँ पर पटना भी था, बिहार शरीफ भी था, भागलपुर भी था, तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबव जो है ये हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नंद वंश का जो संस्थापक है इसे जो है महापद्म नंद को माना जाता है, ठीक है, महापद्म नंद को। ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी घनानंद को पराजित करके इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, बिंबिसार ने किसे अंग का उपराजा नियुक्त किया था? बिंबिसार ने किसे जो है अंग का राजा जो है उपराजा जो है नियुक्त किया था? तो बिंबिसार का जो पुत्र था, याद रखिएगा, उसका नाम था अजात शत्रु, इसी को जो है इन्होंने अंग का जो है उपराजा या राज्यपाल जो है नियुक्त किया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था ये धनानंद था, ठीक है, घनानंद या धनानंद कहा जाता है, तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिरसा मुंडा ने अपने किस सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? बिरसा मुंडा ने अपने किस सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का काम जो है सौंपा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गया मुंडा को, ठीक है, गया मुंडा को। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि बिरसा मुंडा ने गया मुंडा को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था, और गया मुंडा को बिरसा मुंडा का सेनापति भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु जो है ये कालिंजर के युद्ध में हुई थी, याद रखिएगा 1545 ईस्वी में। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कालिंजर युद्ध जो है ये 1545 में की अभियान में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, और उस समय उसकी आयु जो है 73 वर्ष थी। कालिंजर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कीरत सिंह था, और इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह जो है 1545 में गद्दी पर बैठा था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक जो था ये नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन था। बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तमान बिहार का कौन सा जिला जो है अंग महाजनपद का हिस्सा था? वर्तमान बिहार का कौन सा जिला जो है अंग महाजनपद का हिस्सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर मुंगेर, ठीक है, भागलपुर और मुंगेर जो थे ये अंग महाजनपद के हिस्से थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 830 नंबर का सवाल है कि 9 प्रस्तर युग के साक्ष्य बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? 9 पाषाण काल या 9 प्रस्तर युग के साक्ष्य जो है बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वैशाली, ठीक है,
ये आपका चिरांद सारण जिला से और चेचर जो है वैशाली जिले से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर सारण तो है नहीं, तो यहाँ पर देखिए वैशाली है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए चिरांद से भी मिला है और चेचर से भी मिला है, लेकिन चिरांद जो है ये सारण जिले में पड़ता है और चेचर जो है ये आपका वैशाली में पड़ता है। तो सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ वंश का जो है अंतिम राजा कौन था ये आपको बताना है। तो इसका अंतिम राजा जो था उसका नाम था रिपुंजय, ठीक है, इसका नाम था रिपुंजय, नाम था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उलगुलान विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था, या उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर एक नाम आपको दिख ही रहा होगा, बिरसा मुंडा का। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसको भूलिएगा मत। देखिए बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान नामक जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो अंग्रेजी शासन और उनके द्वारा किया जा रहे अत्याचारों के खिलाफ था। उलगुलान का अर्थ है महान विद्रोह। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि नीतियों, जबरन धर्मांतरण, जनजातियों की पारंपरिक जीवन शैली में दखल देने वाले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाना था। भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस आंदोलन ने पूरे क्षेत्र में जन क्रांति की लहर पैदा कर दी और उन्हें धरती आबा या धरती पिता या धरा प्रति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था ये आपको बताना है। इनके बचपन का क्या नाम था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दाऊद मुंडा, ठीक है। इनके बचपन का नाम जो था वो दाऊद मुंडा था, याद रखिएगा। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इनके पिता का नाम जो है सुगना मुंडा था और माता का नाम जो है कर्मी हटू था, याद रखिएगा, कर्मी हटू और सुगना मुंडा। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस शासक ने मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किया था? किस सम्राट ने जो है मगध साम्राज्य में जो है कलिंग का जो है विलय किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद ने जो है कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नोनिया विद्रोह से संबंधित नहीं है। नोनिया विद्रोह संबंधित नहीं है तो कहाँ से? पूर्णिया, सारण या हाजीपुर या भागलपुर? तो जो नोनिया विद्रोह हुआ था ये हाजीपुर, सारण, पूर्णिया, बिहार में जो है ये सोरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे और इसी को लेकर ये विद्रोह हुआ था। इसीलिए ठीक है, ये विद्रोह जो है कहाँ कहाँ हुआ था? तो जहाँ जहाँ सोरा उत्पादन का केंद्र था, जैसे हाजीपुर, सारण और इसके अलावा अगर देखें पूर्णिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको हाजीपुर भी दिख रहा है, पूर्णिया भी दिख रहा है, सारण भी दिख रहा है, लेकिन भागलपुर जो है ये इससे संबंधित नहीं था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ये संबंधित नहीं था, इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। बिहार में जो है गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी जो है अहिंसक आंदोलन कौन सा था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ताना भगत आंदोलन जो है ये सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो है 1914 से 1919 तक के बीच में चला था और इसका जो है ये जतरा भगत ने जो है इसका नेतृत्व किया था। देखिए बिहार में गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन जो है ताना भगत आंदोलन था और यह जो है 1914 से 1919 के बीच चला था। इसका नेतृत्व जो है कहीं कहीं जतरा भगत या जतरा उराव भी लिखा होता है, तो आप लोग इसको देखिएगा, यह उराव जनजाति द्वारा किया गया आंदोलन था। अगला सवाल देखिए, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। मेजर बारो या मेजर जो है बरोज लिखा जाता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था ये आपको बताना है। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये भगीरथ मांझी ने किया था। देखिए कहीं कहीं खेरवार लिखा रहता है और कहीं कहीं जो है खरवार लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी यात्री जो है पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में जो है बिहार आया था? अंग्रेजी यात्री जो था पीटर मुंडी ये जो है किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। ये शाहजहां के टाइम पीरियड पे भारत आया था। अगला सवाल देखिए, 840 नंबर का सवाल है कि अशोक का लघु शिलालेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अशोक का जो लघु शिलालेख है ये बिहार के किस स्थान पर जो है प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो ये जो है बिहार के सासाराम से प्राप्त हुआ है, जहाँ पर शेरशाह सूरी का भी जन्म हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? तो इसका नाम था शशांक, ठीक है, इसका नाम था शशांक। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बंगाल का शासक जो था शशांक, इसने जो है बोध गया पर आक्रमण करके बोधि वृक्ष को जो है काफ़ी क्षति पहुंचाई और यह शैव धर्म को मानने वाला शासक था।
अगला सवाल देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसको जो है सिणिये या सिणिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, खल्लाटक किस मगध शासक का प्रधानमंत्री था? खल्लाटक जो था ये किस मगध शासक का जो है प्रधानमंत्री था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार का जो है ये प्रधानमंत्री था। अगला सवाल देखिए, बिहार में सूर्यवंश का शासन जो है ये कब से कब तक था? ये जो शेरशाह सूरी था इसके वंश को ही जो है सूर्यवंश कहा जाता था, याद रखिएगा। तो ये जो है 1540 से लेकर 1555 तक माना जाता है, 1540 से लेकर 1555 तक। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता कब मिली? बिहार में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी ऐसा समझ लीजिए कब स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1651। ठीक है, 1651। देखिए अंग्रेजों को बिहार में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता जो है 1651 में प्राप्त हुई, और अंग्रेजों ने 1620 में के पटना में आलमगंज में एक कोठी स्थापित की थी, लेकिन इसे 1621 में बंद कर दिया गया था। 1621 में 51 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से इस कोठी को पुनर्जीवित किया था। अगला सवाल देखिए, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में भीषण अकाल की चर्चा की है? ये आपको बताना है। किस अंग्रेज अधिकारी ने बिहार में जो है भीषण अकाल की चर्चा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 847 नंबर का सवाल है, लिच्छवी राजा का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किसने किया है? तो ये किसने किया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य ने लिच्छवी राजा का उल्लेख जो है राज सदोपजीवी के रूप संघ के रूप में किया है। तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है 1770 और 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो है ये आपका पूर्णिया था, याद रखिएगा पूर्णिया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 849 नंबर का सवाल है कि किस ग्रंथ में बुद्ध के प्रवचन का संकलन है? किस ग्रंथ में जो है बुद्ध के वचन का जो है संकलन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 850 नंबर का सवाल है कि बुद्ध के समकालीन राजा कौन था? बुद्ध के समकालीन जो है राजा कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार और अजातशत्रु। ये दोनों जो राजा हैं ये बुद्ध के टाइम पीरियड पे राजा थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 851 नंबर का सवाल, बिहार में पाल चित्रकला की विशेषता क्या है? बिहार में जो है पाल चित्रकला की विशेषता क्या है? तो देखिए पांडुलिपियों पर चित्रण किया जाता था, दीवारों पर चित्रण होता था, और बुद्ध के जीवन के लघु चित्रण भी किए गए हैं। तो ये सभी जो है इसकी विशेषता है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का जो है अंतिम राजा कौन था ये आपको बताना है। तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था इसका नाम था नागदशक। ठीक है, नागदशक नाम था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज तक का सेशन जो हमारा यहीं तक था, और इसमें जो है हमने लगभग जो है कब से शुरू किया था? 770 से शुरू किया था, और 852 तक हमने जो है सवाल जो है सॉल्व किए हैं। तो हमारे जो है लगभग जो है 70 सवाल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा हिस्ट्री का जो है सेक्शन ख़त्म होता है, और हम जो है अब ज्योग्राफी का सेक्शन करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।